बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं। यकीनन आपके इल्म में होगा कि एक ऐसा मुद्दा जिस पर जो है वो कल से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सदर ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश जो है वो कर दी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। सदर मुमलिकत ने दोनों बिल्स वापस नहीं भेजे, कानून अमल में आ चुका है, ये कहना है निगरान वज़ीर इत्तलात का। इस तरह के और भी इस चीज़ के हवाले से तबसरे हो रहे हैं। सदर के ओहदे पर कब्जे की साजिश की जा रही है, ये मानना है बैरिस्टर सैफ साहब का। तो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है, मामला ये हुआ क्या, आखिर ये किस तरह से हो गया कि सदर साहब के इल्म में नहीं था और वो पेपर्स उधर ही पड़े रह गए। क्या वाकई उनके हुक्म को नहीं माना गया या कहानी कुछ और है। इमान मज़ारी और अली वज़ीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है जी। बगावत, धमकाने और इश्तियाल दिलाने के केस में दोनों मुल्ज़िमान की इस्लामाबाद की अदालत में आज पेशी हुई है। 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो की गई थी। इसके अलावा बात करेंगे शामूद कुरैशी के 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो भी मंजूर हो गया है। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि अटक जेल में उनकी सहूलियात जो हैं वो मज़ीद बेहतर कर दी गई हैं। काफ़ी देर से पीटीआई की जानिब से ये मुतालबा जो है वो सामने आ रहा था। ज़ाती मुआलिज और घर वालों से मुलाकात की इजाज़त जो है वो मिली है। परवेज़ इलाही साहब को एक बड़ा रिलीफ कहा जा रहा है कि मिल गया है। क्या होता है इसके बाद ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी रिलीफ मिलते नज़र ज़रूर आए हैं परवेज़ इलाही साहब को, लेकिन उसके ऊपर उस तरह से अमल हुआ नहीं है। बारुल हक काकड़ ने जड़ावाला का दौरा किया है जी। वहाँ पर अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है, ये कहा है उन्होंने। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब जो हैं वहाँ पर उन्होंने भी खिताब किया है और जो है जो मुतासरीन हैं उनके लिए चेक्स जो हैं वहाँ पर उन्होंने कहा है कि पहुँचाएँगे। एक मुतासरा ख़ानदान तक 20 लाख रुपए फ़ी का सदा किए जाएंगे। 72 घंटों में दो चर्चेज़ जो हैं उनकी भी बहाली जो है वो मुमकिन हो चुकी है। यकीनन जो है वो सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि ये जो इतना बड़ा सानहा हुआ है उसका हर तरह से जो है वो क्या हुकूमत इसके लिए काफ़ी कोशिशें जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज बात होगी। अस्सलाम वालेकुम मुक़ाई साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ख्वाहिश साहब, कल से एक खबर जो है जैसे ही सदर मुमलिकत साहब का ट्वीट आता है उसके बाद एक तहलका मच जाता है और जो है वो मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आने लगती हैं। ये असल कहानी आप बताइएगा कि है क्या, क्या वाकई सदर मुमलिकत यानी पाकिस्तान के सदर के साथ कितना बड़ा धोखा हो गया जैसे वो कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी अगर ये बात मान ली जाए तो 2 चीज़ें बिल्कुल सामने आती हैं। एक तो ये कि इतनी बड़ी नाअहली है ऑन पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट कि जानते बूझते हुए कि बिल की फेट क्या होती है। ये आर्टिकल 175 मेरे पास है। इसके आर्टिकल 75 का सब आर्टिकल 2 वो उसका एक पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ, आपको वाज़ेह हो जाएगी सूरत हाल। पास बाय बोथ द हाउसेज एंड शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट विद इन 10 days, फेलिंग विच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन। कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो ये समझ लिया जाएगा कि उन्होंने बिल अप्रूव कर दिया। इससे ज़्यादा कैटेगोरिक मुझे बहुत सारे अहमकों से पाला पड़ा है जो कहते हैं जी कहाँ लिखा है ये आइन में। ये मैं दिखा रहा हूँ जनाब, ये सबके पास है। कुछ गलती हो गई, हम कहते हैं अपने प्रोड्यूसर से वो भी शायद इनको दिखा देते हैं। अब आ जाइए जनाब, तो इसके ऊपर तो क्लैरिटी है, कोई इसके ऊपर इबाम नहीं है कि 10 दिन तक ये बिल वहाँ पड़ा रहा। जब उनका ख्याल ये था प्रेसिडेंट साहब का, मुझे जो लगता है कि चूंकि नेशनल असेंबली डिजॉल्व हो गई है, कहता ये बिल तो फारग हो गए, इनका तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बट बाय द टाइम उसका नोटिफिकेशन हो गया 24 घंटे के बाद उन्हें होश आई कि ये क्या हो गया, मेरा पार्टी चीफ भी पकड़ा गया है, फॉर्मर वज़ीर ख़ारजा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है, वो पार्टी का भी पड़े गए हैं। असद उमर के पकड़ने भी खबरें हैं, तो उन्होंने एक अदर ट्वीट ठोक दी। अच्छा बुखारी साहब, ये 24 घंटे वाला मामला भी जो है ना, ये भी इसमें भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 24 घंटे बाद ही क्यों ख्याल आया? That's it. That is where the whole problem lies. क्योंकि एक तो लाठीचार्ज हुआ उनके ऊपर पार्टी की तरफ से कि चीफ फड़िया गया जनाब तोड़ा। दूसरा मजीद गिरफ्तारियां, उसने कहा ये क्या हो गया है। सो उन्होंने असल में अगर ये वाकयातन उनके दफ्तर का कसूर होता तो इंक्वायरी हो रही होती, कुछ लोग सस्पेंड हो गए होते अब तक, प्रेसिडेंट साहब सर्ट करते अपनी पोजीशन को। लेकिन चूंकि उन्हें पता था कि जो मारी गई है उसका एक ही तरीका है कि मैं माफ़ी मांग लूँ कि जो लोग मुतासर हो रहे हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। देयर इज़ ए कन्फेशन इन दैट कि मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूँ।
लेकिन ये गलती क्यों हुई है, जरा इसके लिए मुझे आप इजाजत देंगे थोड़ी सी? थोड़ा सा गलती उन्होंने कुछ जो 7 वजह बताई हैं, उन्होंने ये कहा है कि गलती ये उस तरह से मुझसे नहीं हुई। मैंने तो बहुत बार इस चीज को कंफर्म किया कि वो पेपर वापस जा चुके हैं। हाँ, ये भी उन्होंने कहा किसको कंफर्म किया, नाम नहीं ले रहे। हाँ, किससे बात हुई है उनकी, नाम भी नहीं ले रहे, सेक्रेटरी को वापस भेज दिया सिर्फ। अच्छा। और ये भी नहीं बताया कि क्यों भेजा है। हाँ, मैं जरा थोड़ी सी तारीख अगर आप मुझे इजाजत देंगी और आप मुझे इजाजत देंगी। अच्छा, एक सवाल अगर मैं पूछ लूँ, अगर मतलब वो नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने मेरे ट्वीट में लिखा है कि वो इसको नहीं सही समझते, अगर वो नहीं समझते तो फिर बड़ा सिंपल था कि आप लिख देते, क्योंकि ये ऑप्शन भी आपके पास था कि आप लिख देते कि आप क्यों इसको नहीं, ऑप्शन नहीं था, कंपल्सरी है कि अगर आप बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको मंजूर नहीं है, तो आप रजिस्टर करें अपनी ऑब्जर्वेशन और वापस भेज दें। तो फिर तो लिखा जा सकता था। ठीक है, लिखा जाना चाहिए था। जी, तो वो क्यों नहीं लिखा गया? वो बाकी आप पे छोड़ता हूँ। जरा थोड़ी सी तारीख पर नजर डालते हैं। पीटीआई जब से इक़्तिदार में आई है, इसका जो बंदा किसी इंपॉर्टेंट स्लॉट पे लगा है, उसने बोंगियां मारने में हर दूसरे को पीछे छोड़ दिया। जरा तफसील बयान करते हैं इसकी। वज़ीर आज़म साहब ने साइफर वाली बोंगी मारी है कि नहीं मारी? अच्छा, गले पड़ी हुई है कि नहीं? पहले हाँ नाम में तो जवाब। जी, मैं तो कह रही हूँ कि गले तो पड़ी हुई है। उसके बाद आ जाए जनाब, वो चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर हो, चाहे वज़ीर ख़ारजा हो, चाहे वज़ीर ख़जाना हो, चाहे सूबाई वज़ीर ख़जाना हो, जो जिस अहदे पे बैठा हुआ है, उसने बोंगियाँ मारने की इंतहा कर दी। कैसे भाई? गवर्नर पंजाब लगा दिया एक शख्स को उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद वो फारग हो गए। उसने कहा मैंने तो गवर्नर हाउस नहीं छोड़ना, मैं बैठे हुए। याद है आपको? जी, उमर चीमा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे नस्तलीक आदमी है, लेकिन बोंगी इसलिए मारेंगे क्योंकि ये रवायत है वहाँ पर। आगे चलिए, वज़ीर ख़ारजा साहब ने साइफर का तर्जमा अपनी मर्जी का करा के खान साहब को थमा दिया कि ले अब आप खुल के खेल लें। ठीक है जी। शौकत तरीन साहब, उन्होंने जनाब 2 वज़राए ख़ारजा जो थे KPK के और पंजाब के, उनको क्या खतरे के मारे IMF को लोन न दें इनको। ज़रा अंदाज़ा फरमाएं ज़रा क्या क्या हो रहा है। आगे चलिए। असल में सदर साहब जब हुकूमत तब्दील हुई, उन्होंने कहा मैं तो हल्फ नहीं लेना। अच्छा, ना मैं वज़ीर आज़म से लूँगा, ना मैं वज़रा से लूँगा। और भाई तो आप सदर बने काहे के लिए हैं? आपका और काम क्या है? आगे चलें जनाब। अब ये जो आर्मी एक्ट वाला मामला है, किस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि जब एक समरी भेज दी जाती है प्रेसिडेंट साहब को, यानी बिल की सूरत में, तो 3 ऑप्शंस हैं। एक, प्रेसिडेंट उसके ऊपर लिख दे कि मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, लिहाजा इसको कानून बना दें। सही है। दूसरा, वो करें कि उसकी किसी चीज़ से अगर उन्हें इख्तलाफ है तो उसको रजिस्टर करें, क्वालिफाई करें कि फ़लाँ चीज़, फ़लाँ अमेंडमेंट मुझे मंजूर नहीं है, लिहाजा इसको आप दोबारा गौर करें। और तीसरा है कि वो उसको रख के बैठ जाए, जैसे कि वो रख के बैठ गए। अच्छा, यही हुआ। आइन ये कहता है, आइन का आर्टिकल 75, कि अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल नहीं दी, रिजेक्ट करके उसके ऊपर अपने नोट्स नहीं लिखे, ठीक है, और 10 दिन वहां पड़ा रहा है, तो वो कानून है। तो फिर तो इस पे कोई भाव अच्छा, नहीं। जब ये कानून बना दिया इन्होंने, तब भी ये परसों की बात है, तरसों की। कल भी सारा दिन मीडिया चलाता रहा कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल बन गया। और ये मैं आपको बताऊं, ये सवाल हमने शो में पूछा था। मैंने आपको पूछा था कि अगर प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर दस्तखत ना करें तो आपने कहा उसका भी एक प्रोसीजर होता है। तो फिर वो इतना स्मूथली हो गया। मैंने कहा बड़ी बात है कि स्मूथली तो कुछ भी नहीं होता। आप देखें, नहीं, मीडिया ने तो यही चलाया ना कि वहां से अप्रूवल हो गया, वहां से ठीक हो गया, और नेचुरल बात है ये। असल में बात यह है कि पीटीआई की एक रवायत है कि क्योस पैदा करना है, उन्होंने हर इशू के ऊपर क्योस पैदा करना है, और जब देखते हैं कि बोंगी बच गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट में धक्का दे देते हैं उस केस को। तो मुझे आप ये बताएं कि इसके बाद फिर इनकी अकल का मातम करने के अलावा क्या चारा रह जाता है किसी के पास? अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो बिल कानून बन गया हुआ है, उसकी गिरफ्त में लोग आना शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर एक अदालत बन गई है, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत बन गई है, जिसमें अब केसेस जो हैं वो जाने शुरू हो गए हैं। आपको पता है आज रिमांड दिया है उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का 4 दिन का। सही। दैट मीन्स द एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन ऑल इट्स फॉर्म्स। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि
एट द बैक ऑफ हिज माइंड, मैं बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब की बात कर रही हूँ, चल क्या रहा था, मतलब ये तो मैं बाय करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ये लॉजिक या फिर ये जवाब के उनको जो है वो पता ही नहीं था कि अगर पता था ना, तो फिर क्या सब वो पता था। मैंने आपको शुरू में अर्ज किया कि उनका ख्याल ये था कि अब चूंकि नेशनल असेंबली नहीं रही है, तो पड़े रहने दें, बिलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसे शख्स का रिएक्शन है जिसको अपने ओहदे की रिक्वायरमेंट तक का पता नहीं है। और आपको मैं एक मिसाल दूं, आ जाए जनाब। साइफर को लेके स्पीकर ने क्या किया था, स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर ने क्या किया था, असेंबलियां तोड़ दी उसने, इन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए साइन करते हुए ऊपर सदर साहब ने। सही है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए गले पड़ी ना, वो बहाल हुई ना असेंबली। खैर वो तो सारा का सारा ही गले पड़ चुका है ना, अब वो तो तो ये एक कल्चर है पीटीआई का कि कोई चीज ढंग और कानून के मुताबिक नहीं करनी, और जब वो गलती गले पड़ने लगे तो सुप्रीम कोर्ट से उसका रिलीफ ले लें। क्या वजह क्या है, क्या सीख रहे थे, पहली दफा हुकूमत मिली थी, समझ नहीं आ रहा था, हुआ क्या? करेक्ट। ये कहा जाता है इनके बारे में कि चूंकि तजर्बा नहीं था, क्योंकि आपको अगर याद हो 90 दिन में तो करप्शन खत्म करनी थी खान साहब ने, 90 दिन में जनूबी सूबा बनना था, 50,000 घर बनने थे, सही, 1 करोड़ नौकरियां बननी थी, किधर है वो? सो ये सारे दावे एक ऐसे शख्स के मारे हुए थे जिसको ये पता ही नहीं कि ये मुमकिन नहीं है। 50 लाख घर बनाना, कैन यू इमेजिन? 5 लाख कह लें उसको, 1 करोड़ नौकरियां, अनलेस यू हैव न्यू इंडस्ट्री कमिंग अप, unless you have new economic zones coming up, how can you generate that kind of सीपैक के ऊपर काम होता तो मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी थी। वो तो हमने करना ही नहीं था ना, उसके लिए तो हम आए ही नहीं थे, और नहीं हमने करके दिया, उसको तो हमने डंप कर दिया था ना। तो ये सारी इनकी परफॉर्मेंस को अगर आप ओवरऑल तरीके से देखें तो आपको हैरत होगी कि किस तरीके से 3.5 पौने 4 साल निकाले हैं इन्होंने, और अब एक एक चीज सामने आती जा रही है और गले पड़ रही है पीटीआई के। नहीं तो बुखारी साहब, अब तो ये भी मुतालबा जो है वो वज़ीर ख़जाना देखे ना, साबिक जो हैं इसहाक डार साहब, वो कहते हैं कि इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसहाक डार साहब ने नहीं कहा, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आ रहा है। एक आप देखें ना, जिस बात को आप खुद तस्लीम कर रहे हैं और माफिया मांग रहे हैं, कितनी बड़ी बोंगी है वो। तो ऐसा शख्स जिसको ये नहीं पता कि कानून साजी का तरीकाकार क्या होता है, सदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कानून कैसे बनता और ख़त्म होता है, तो उसको तो फिर सदर नहीं रहना चाहिए। तो ये मुतालबा तो बिल्कुल ठीक है। और एक और इतला हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें, है ये दरफुंतनी किसी ने छोड़ी क्या, लेकिन ये है कि जी इन्होंने तो ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है कि 9 सितंबर के बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा टेन्योर ख़त्म हो रहा है। ये मैं इसकी ना तस्दीक ना मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ, ना मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ। ये एक दरफुंतनी सोशल मीडिया पे छोड़ी गई है। अच्छा। लेकिन इसको भी कुछ हल्के सीरियस नहीं ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब उसके बाद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम एक्सपेक्ट करें? जाहिर है फिर उसके बाद कुछ ना कुछ तो करेंगे ना वो। सही है, ठीक है। अच्छा, कानून ये बन चुका है, इसके ऊपर कोई भाम नहीं रहा, अब इसको कहीं चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है? देखिए, जो पीटीआई है उसने कहा है कि आदत के मुताबिक, रवायत के मुताबिक हम इसको भी सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट वाले भाई साहब जो हैं उनका वो चूंकि दिन गिने जा चुके हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई बड़ा फैसला वो तो कह रहे हैं मैं सारे फैसले करके जाऊंगा। अच्छा ठीक है। ये तो उन्होंने तोशाखाना दोबारा लगा दिया, आप देखें, शट एंड ओपन एंड शट केस वो दोबारा लगा लिया उन्होंने। ठीक है, वो प्रोसीजर एक्ट वाला जो बिल था वो दोबारा लगा लिया उन्होंने। तो वो तो अपनी मर्जी के बादशाह है ना, वो कोई किसी निज़ाम के तहत थोड़ी चल रहे हैं। सही। वो तो बादशाह हैं, वो समझते हैं मैं जो कहूँगा वो कानून है, जो फैसला करूँगा वो लॉ है। अब जबकि ये कानून अमल में आ चुका है, जैसे कि निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है, तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है बीच में, या कितना दायरा कार उनका? सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई पूछ के किसी से किया इंटरवीन? जो काम उनके नहीं करने के थे वो किए हैं उन्होंने कि नहीं किए? आप मुझे बताइए, क्या ये होता है कहीं कि जी जो मुकदमात हो चुके हैं उनमें भी जमानत, जो अभी मुकदमात कायम नहीं हुए हैं उनमें भी जमानत, जो जुर्म अभी हुए नहीं है उनमें भी जमानत? तो ये तो कोई बैरियर तो है ही नहीं ना। दे कैन डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज दे आर देयर। उसके बाद क्या होगा ये जब टाइम आएगा फिर बताएंगे। सही है। एक छोटा सा मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, फिर आगे दोबारा गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ईमान मज़ारी और अली वज़ीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो चुका है। ईमान मज़ारी बिल्कुल आप उनके नाम से वाकिफ़ होंगे, शेरी मज़ारी साहिबा जो कि पिछली हुकूमत में वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं, उनकी ये साहबजादी हैं। और जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगे हैं जी, बगावत, धमकाने और इश्तियाल दिलाने के केसेस में दोनों मुल्ज़मान को इस्लामाबाद की अदालत में आज पेश किया गया था। बड़ी डिस्टर्ब नज़र आई, ऑब्वियसली वालदा हैं और उनकी दुख्तर हैं वो, तो शेरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो जज्बाती भी नज़र आई और उनकी तरफ से जो है कहा जाता है कि उनकी तबीयत शबीयत भी नहीं ठीक रहती और उनकी बेटी का इस तरह का केस है। और मेरे ख्याल में बुखारी साहब काफ़ी ख़तरनाक किस्म के जो एलिगेशंस हैं वो उनके ऊपर लगाए गए हैं। और अगर आप उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके ट्वीट्स देखते हैं, जिस तरह के वो नारेबाजी करती हैं, तो वो तो बड़ी ख़तरे की तरफ खुद ही जो है वो जा रही हैं। जिस जलसे की वजह से ये एक्शन इनके ऊपर इनिशिएट हुआ है, वो वीडियो अगर आप देखें और इनकी तकारीर सुने तो उसमें बेपनाह दफ़ा इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है। आपको इख्तिलाफ राय का हक है, जमहूरी इदारों में, जमहूरी मुल्कों में आपकी राय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हर चीज़ की एक अपर लिमिट है। आप जब उसको क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आप वल्नरेबल हो जाते हैं कि आपके ख़िलाफ़ एक्शन इनिशिएट किया जाए। जिस किस्म की स्पीचेस जो हैं अली वज़ीर साहब ने और ख़ुद ये ईमान मज़ारी साहबा ने की हैं, उसके ऊपर कॉग्निजेंस तो बनती है, इस पर तो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हैविंग सेड दैट हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि चूँकि एक जमहूरी मुआशरे में हक होता है आपको अपने इख्तिलाफ के इजहार का और एहतजाज का, इसलिए रूलिंग एलीट को भी चाहिए कि टॉलरेंस का मुजाहरा करें। छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर आप इतने संगीन और खौफनाक एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो ये मुआशरा डिक्री करेगा, इससे कोई बेहतरी तो आने की नहीं है। लिहाजा आप मशवरा तो दे नहीं सकते ईमान मज़ारी को कि वो बिहेव करें या वो किसी लिमिट में रहें, क्योंकि वो एक वायलेंट खातून है, वो अपनी माँ के भी काबू में नहीं है अक्सर औकात। अच्छा बुखारी साहब, कुछ दिन पहले तक जब यकीनन आपको याद होगा शेरी मज़ारी साहबा गिरफ्तार हुई, उसके बाद वो वापस आई, फिर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो आप उनके बारे में कह रहे हैं वो बातें ठीक नहीं है। मुझे लगा कि शायद उन्होंने शायद अपनी वालदा को समझाया कि इस वक्त हालात बेहतर नहीं है तो आपको चुप कर जाना चाहिए। फिर वो रोती भी हमें नज़र आई, अपनी वालदा की वजह से परेशान थी, तो मुझे लगा कि शायद उनकी वजह से उनकी वालदा जो हैं वो बिल्कुल हट के बैठ गई हैं। तो फिर उसके बाद उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ों का होना कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, एक तो बड़ी अजीब व गरीब अलायंस है ये, यानी PTM के फोरम से बोलना, जबकि ये उसकी रुकन भी नहीं है, तो ना समझ में आने वाली बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं एज ए इंडिपेंडेंट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये कहूँगा कि हर चीज़ की, हर एहतजाज की, हर इजहार राय की एक लिमिट है। रियासत में रहते हुए आपको रियासत के कवानीन की, रियासत के नॉर्म्स की ओबीडियंसी करनी पड़ती है। और ये स्पीच जिसका मैंने हवाला दिया आपको, आपने भी देखी है, वो वीडियो मैंने भी देखी है, वो काफ़ी प्रोवोकेटिव है। सही। तो अच्छा, शेरी मज़ारी साहबा को भी आज हमने काफ़ी दिल बर्दाश्ता देखा, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एक ही दफ़ा जहर दे दो, तो ये काफ़ी सख्त स्टेटमेंट था उनकी तरफ से। देखें, शेरी मज़ारी जानी जाती हैं अपने एक्सट्रीम एटीट्यूड की वजह से, वो हर मामले में आखिरी हदों को छू जाती हैं। गुस्से वाली खातून है, गुस्सा उन्हें आ जाता है। हमारी वो चूँकि फेलो जर्नलिस्ट भी रही हैं, वो नेशन की एडिटर थी जिनको मैंने रिप्लेस किया था जब उन्होंने सियासत ज्वाइन कर ली। तो वैसे ढंग की खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, बड़ी विजन वाली खातून है। वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी उसकी भी हेड रही हैं। लेकिन ठीक है, वो एक माँ भी हैं, लेकिन ये कि वो इस सब कुछ के बावजूद। अच्छा बुखारी साहब, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अभी हमने काफ़ी इसके ऊपर बात की है। पहली खुसूसी अदालत में पहला मुकदमा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मंजूर हुआ है। बात अब निकली है तो दूर तलक जाएगी। शाह महमूद पहली बात तो ये है कि इस अदालत का क़याम जो है ये उसी पार्टी के सदर साहब की नाअहलियत कह लें आप, बेअमली कह लें आप, उसको कोई भी नाम दे लें, वो चूँकि कानून बन गया और उस कानून के तहत ये अदालत कायम होना नेचुरल बात थी, ये होना ही था। तो अब इसको आप सराहेंगे तब भी अच्छा नहीं लगता है, इसको आप ना सराहें क्योंकि ये कानून है, मुल्की कानून है ना, इसका आपको एहतराम तो करना पड़ेगा। तो उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है और ये कार्रवाई जो है ये इट इज़ जस्ट अबाउट द स्टार्ट। ये आगे तक जाएगी, बहुत सारी गिरफ्तारियां होनी हैं। अभी हमने खबर सुनी थी ये कि असद उमर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी हमने सुना है कहीं से कि कोई उसकी क्लैरिफिकेशन आई है कि वो अरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ तक रुकेगी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बहुत सारे लोग
ऑलरेडी ट्राई हो रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, आपको पता है ना। सही। तो जब ये कानून बन जाएगा। अच्छा, दूसरा जो इसकी गिरफ्त आएगी सबसे ज़्यादा वो है फौज के रिटायर्ड जनरल्स जो पीटीआई के प्रोपोगेंडिस्ट बन गए थे। अच्छा। जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के फौज की ही तजलील और तज़हीक का बायस बन रहे थे। ये कानून उस गिरफ्त को भी मजबूत करेगा। आपने देख लिया अच्छा। कि जो सेंसिटिव पोजीशन पर रहे हुए लोग होंगे वो 5-5 साल तक सियासत में वैसे हिस्सा नहीं ले सकते। जो उन राजों का यानी इंकशाफ करेंगे जो सीक्रेट एक्ट के तहत आती हैं, उनको भी 2-2 साल की सज़ाएं होंगी। पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन ये सारा कुछ जो है, इसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जो है वो सदर साहब को जाता है, जिन्होंने इस कानून को पास किया, चाहे उसको ताख़ीर करके, चाहे उसके ऊपर किसी रद्द अमल का इजहार ना करके। और इसकी प्राइस जो है वो पीटीआई और पीटीआई के हमदर्दों को पे करनी पड़ेगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही। और खान साहब के हवाले से जो हैं वो केसेस यकीनन आपको पता है, अच्छी खबर जेल से ये आई है कि उनकी सहूलियात को बेहतर कर दिया गया है। देखिए, उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ था। एक तो ये कि उनको वहाँ C क्लास में रखा हुआ था, जो कि बिल्कुल ठीक है। और फिर वहाँ जेल की अथॉरिटीज़ ने वहाँ B क्लास का एक माहौल बनाया है। एक बैरक से दूसरी बैरक में शिफ्ट करके उनकी सहूलियात बेहतर की हैं। उनको बाहर निकलने देते हैं, वो बाहर वॉक करते हैं। वो उनको जो रिक्वायरमेंट्स होती है B क्लास की, वो कहते हैं, जेल की अथॉरिटीज़ कहती हैं कि वो हमने उनको मुहैया कर दी है। अच्छा। और ये मेरे ख्याल से ये कोई आसान नहीं है, ये कर भी देनी चाहिए थी। अब उनको 2-3 मुतालबे उनके और हैं। एक ये है कि जी उनको घर के खाने की इजाज़त दे दी जाए। सही। लेकिन हमारी इतलात ये है कि उनको अब घर का खाना मिलने लग गया है। दूसरा एक और जो मुतालबा था उनका ये कि जी उनके अजीज़ो कारब को मिलने दिया जाए उनसे। मेरे ख्याल से बुकला की मुलाकातें भी हो गई हैं, उनकी बेगम साहबा भी मिलाई हैं। तो इस मामले में भी मेरा ख्याल है कोर्ट ने रिलीफ दिया है उनको कि इनको मिलने की इजाज़त होनी चाहिए अपने बुकला वगैरह सबसे। सही। तो ये है सूरत हाल। ठीक है जी। अच्छा, अब अच्छी खबर आई तो बुरी खबर भी आई, वो ये कि चेयरमैन पीटीआई के दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की जो दरख्वास्त थी उसको एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया। तो ये तो अच्छी खबर नहीं है उनके लिए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर उनका केस लगा भी हुआ है तो उसके बाद फिर आइन मुमकिन है कि अगर वहाँ से रिलीफ मिल भी जाता तो वो किसी और हाँ, मेरे ख्याल से उनके गिर्द दायरा तंग हो रहा है। ये मानने वाली बात है मेरा ख्याल है। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बाद एक नई मुसीबत में जान उनकी फंसी है। और बहुत सारे मुकदमात और भी हैं। तोशा खाना का केस भी दोबारा लग गया, जैसा आप कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ख्याल ये है कि उनका घेरा तंग किया जा रहा है हर लिहाज से। सही है या गलत है, ये तो मेरे ख्याल से या अदालतें फैसला करेंगी या आने वाले दिनों में हो जाएगा। सही। इसके साथ साथ जो एक और शख्सियत हैं वो उनका जिक्र भी बहुत ज़रूरी है, वो है परवेज़ इलाही साहब। देखिए, हमने अपने प्रोग्राम में बहुत मरतबा कहा है कि परवेज़ इलाही साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। क्यों ज़्यादती हो रही है? एक तो ये कि उनका ताल्लुक एक बहुत पुराने सियासी घराने से, और दूसरी वजह यह है कि वो 2 दफ़ा पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 1 दफ़ा स्पीकर रह चुके हैं, और वो पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो हमारा हमेशा से ये मुतालबा भी था, ख्वाहिश भी थी कि उनके साथ बेहतर सलूक किया जाए। लेकिन जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, अल्टीमेटली अब अदालत ने उनकी रिहाई के ऑर्डर कर दिए। रिलीफ तो बड़ा मिला है, लेकिन वो एक्चुअली मिल पाएगा? अब देखना यही है कि क्या वो उसके नतीजे में घर भेज दिए जाते हैं या उनके खिलाफ, जिस तरह के हो रहा है पहले से, उनके खिलाफ भी कोई और केस कायम हो गए हैं। जिस तरह इमरान खान साहब को अगर अदालत रिलीफ दे देती है तोशा खाना में, उनको बरी कर देती है, तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहले से डाल दी गई। नहीं, वहाँ पे तो एक लंबी लिस्ट है ना, वहाँ पे तो गिरफ्तारी जो है वो नहीं, इसी तरह से लंबी लिस्ट इधर भी है। परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ भी मुकदमात पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, और तवक्को ये करनी चाहिए कि उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए उनके साथ। अब वो बता रहे हैं कि उनकी जो फिज़िकल हालत है वो भी कोई बहुत ठीक नहीं है, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हम फिर एक मरतबा यहाँ से मुतालबा कर देते हैं कि सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं उनके साथ मेरे ख्याल से बेहतर रवैया रवा रखना चाहिए। सही। अच्छा, अब ये पार्टी के सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई के बाद करता धरता थे, तो अब ये तीनों हज़रात ही नहीं है मौजूद बाहर, तो कौन देख रहा है इस वक्त पीटीआई? स्टेटस पीटीआई बुनियादी तौर पर तो लावारिस हो गई है।
मैंने पहले भी कहा था कि जो पार्टियां पर्सनैलिटी कल्ट पे बनती हैं वो अपने लीडर के बाद शटर हो जाती हैं। हमेशा हुआ है ये। आज भी आप देख लें, पूरी तारीख उठा के देख लें, भुट्टो साहब थे तो पीपल्स पार्टी थी, बेनज़ीर थी तो पीपल्स पार्टी थी, नवाज शरीफ साहब हैं तो मुस्लिम लीग है, हालांकि बहुत सारे शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर पार्टी जो है वो अपने क्रिएटर के साथ ही चलती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब भी जेल में हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो भी जेल में है, और परवेज़ इलाही साहब जो सदर हैं उनकी भी जान छुड़ती अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अगर वो आएंगे तो क्या वो पार्टी की क़यादत कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी में पजीराई के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान हैं। वैसे हु इज नेक्स्ट इन लाइन, मतलब अगर टीम मतलब कुछ स्ट्रेटजी थी पार्टी की कि तीनों लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर तो उमर अयूब साहब देख रहे हैं उसको। अच्छा, लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब रिहा हो जाते हैं तो वो तो पार्टी के सदर हैं, और सदर भी उनको खान साहब ने बनाया था, किसी और ने नहीं बनाया था। तो फिर हम देखेंगे कि पार्टी किस तरफ जाती है। सही है। तो ये जो है वो सारी चीज़ें, बहरहाल उनके साथ भी चीज़ें जो हैं वो बेहतर, कहा जा रहा है कि ज़ाती मौलिज की इजाज़त जो है परवेज़ इलाही साहब को दे दी गई है, घर वालों से मुलाकात की इजाज़त जो है वो भी दे दी गई है। तो यहाँ पर भी चीज़ें हमें लग रहा है कि कुछ बेहतर हो रही है, लेकिन अगर उनको रिलीफ मिल गया तो फिर मेरे ख्याल में उनको एक्चुअली मिल जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि बहुत बार ये मनाजर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखे होंगे कि एक मुकदमे से वो छूटते हैं और दूसरे में, बल्कि पिछली बार तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक बार शौक पूरा कर लेने दीजिए, और काफ़ी कहा जा रहा है कि उनके साथ अब एज की वजह से काफी मजबूती से खड़े हुए हैं, हाथ मुक्का बावजूद इसके कि उनकी एज जो है वो ज्यादा है, अपने मौके पे डटे, बावजूद इसके कि उनकी हेल्थ जो है वहाँ उसके काफी प्रॉब्लम्स है, डटे तो वो हुए हैं। बहरहाल एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सानहा जड़ावाला, और जब हमने इसके बारे में बात की थी तो यकीनन जो है वो बड़ा, हर बंदे का दिल सोगवार है इस चीज़ को लेकर, जितनी इस वाक़े की मजम्मत की जाए कम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इमामुल हक़ काकड़ ने वहाँ का दौरा किया, मेरे ख्याल में बुखारी साहब करना भी चाहिए था। आते साथ ही जो सबसे पहला काम जो है वो बिल्कुल निगरान वज़ीर-ए-आज़म को करना चाहिए था, वो यही करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। एक ऐसा सेंटिमेंट जिसको मेरा ख्याल है कि केटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उनके लिए। देखिए, दो तीन चीज़ें इस बारे में बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी जो रूलिंग एलीट है उनको वहाँ पहुँचना चाहिए था, इसलिए कि इतना बड़ा इंसिडेंट है ये। और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के हर शोबा से, हर एक मसलक के लोग, हर एक अकीदे के लोग वहाँ पहुँचे हैं। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की 3 दिन से फोकस किए हुए वहाँ से, 4 दिन से जब से ऐसा नहीं हुआ है। सही। तो उसका नतीजा ये निकला कि रिलीफ उतना ही क्विक आया है। वहाँ के लोग जो हैं उनके चेहरों पर इत्मीनान है, इसलिए कि उनको लगता है कि हुकूमत ने भी उनका साथ दिया है, साथ खड़ी है, आवाम भी उनके साथ खड़ी है, और जो मुख्तलिफ शोबों के लोग हैं उनके नुमाइंदे भी उनके साथ खड़े हैं। जो उनके नुकसानात हुए थे उसका अजाला होना शुरू हो गया है, जो चर्चिज़ को नुकसान पहुंचा था उनको रेनोवेट होना शुरू हो गए, 2 हो गए हैं। यानी कमाल की परफॉर्मेंस है पंजाब गवर्नमेंट की और वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया की, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी किस्म के रवैये से किसी के ज़ख्म जो है वो जल्दी भर जाते हैं, किसी का दुख जो है वो जल्दी बट जाता है अगर रिस्पॉन्ड करें आप उसको। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चाहे मरकज़ी हुकूमत है, चाहे सूबाई हुकूमत है, चाहे हमारे लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं, चाहे हमारी सिविल इंतज़ामिया है, सबका फोकस था जड़ावाला के ऊपर। और इसीलिए एक ऐसा वाक़या जो अदरवाइज़ पाकिस्तान की बदनामी का बहुत बड़ा बायस बन सकता था, उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया है, उसने उसकी तबाहकारियों पर भी कदगन लगाया है, यानी पाबंद किया है उसको कि उससे आगे ना जाए बात। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बहुत मुतमईन है। आप ये देखें कि हमारे जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, उन्होंने चर्च के अंदर कैबिनेट की मीटिंग की। और एक और वाक़या जो मैं बताऊं जो हाईलाइट नहीं हुआ होना चाहिए था, कि वहाँ की एडजेसेंट एक मस्जिद जो है उसके इमाम ने बिशप से कहा कि आपने अगर इबादत करनी है, आपका चर्च चूँकि जल गया है, तो आप मेरी मस्जिद में आके कर सकते हैं। बहुत बड़ा जेस्चर है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस तरह के जज्बे जो हैं, इस तरह के जज्बात का इजहार जो है वो एक सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपस में पुरअमन तरीके से रहने की तरगीब भी देता है और इसको यकीनी तौर पर यकीनी बनाता है। दूसरी बात यह है
कि पाकिस्तान के इमेज का बहुत बड़ा मसला था। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के ऊपर उस तरह का लाठीचार्ज नहीं हुआ जिस तरह का हो सकता था। यूरोपीय यूनियन ने कंसर्न ज़रूर शो किया, लेकिन बिल आखिर सब लोगों ने देखा कि किस तरह हुकूमत जो है वो हर वक्त वहाँ पर मौजूद और हर वक्त वहाँ रिलीफ देने पर आमादा है, चाहे वो मरकज़ी है चाहे वो सूबाई है। और दूसरे जो मसलक के लोग थे, मुसलमानों के अंदर भी आपको पता है शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, मुख्तलिफ मसलक के लोग हैं, सब ने एक होके इस साने की ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि याद दहानी कराई है कि मसीहों के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में निजरान के जगह के मकाम पर एक मुआहदा हुआ था, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये मुआहदा ता क़यामत जो है वो नाफिजुल अमल रहेगा। उसकी अगर तज़हीक हुई है किसी भी वजह से तो पूरी कौम शर्मिंदा है। और मेरे ख्याल से ये तजदीद अहद का वक्त है कि हम आइंदा ऐसे सानेहात नहीं होने देंगे और नहीं होने चाहिए। और बुखारी साहब, ये जो रिलीफ का काम है ये बड़ा क्विक हमने देखा है। ये तो कमाल है। में 2 चर्चेस जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर बहाल जो है वो कर दिया गया। ये बहुत कमाल का परफॉर्मेंस है पंजाब हुकूमत की। और जो 20-20 लाख रुपए के चेक दिए हैं जिनके घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं, उससे भी ना सिर्फ ये कि वो घर अपना तामीर कर सकेंगे और नए सिरे से उसको बसा सकेंगे, और बहुत सारे रिलीफ के मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं। जो बच्चों की किताबें जल गई, जो बच्चों के बैग जल गए, जो बच्चों की फीसें हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है। और यही वजह है कि इतने बड़े अंदोहनाक वाक़े के बाद अमन इतनी जल्दी वहाँ वापस आ गया। अमन भी जल्दी वापस आ गया और बहुत जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उससे डैमेज होगा, वो डैमेज भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हमें नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए पंजाब हुकूमत की जो एफर्ट्स हैं। निगरान वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पर पहुँचे, इन तमाम लोगों की एफर्ट्स को और जो किए जा रही हैं, अल्लाह करे कि ये जो है डैमेज जितना हुआ है उसको भी हम कंट्रोल कर लें। एक जो सेंटिमेंट पैदा हुआ है गलत तरीके से, उसको भी जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। जेस्चर्स इस तरह के दिए जाएँ ताकि उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है हमारे क्रिश्चियन भाइयों के अंदर या उस कम्युनिटी के अंदर, उसका किसी तौर जो है वो उजाला किया जा सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।